नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। भाइयों बहनों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की समस्या पर बातचीत करने के लिए जमा हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि पिछले 2 दिनों के भीतर 25 से ज़्यादा बेरहमी से कत्ल कर दिए जाने की खबरें आपको मिलनी होंगी पढ़ने के लिए और देखने के लिए भी। कहीं ट्रिपल मर्डर हो रहा है, कहीं डबल मर्डर हो रहा है, कहीं रेप के बाद हत्या हो रही है, कहीं अपहरण के बाद फिरौती के लिए हत्या हो जा रही है और कहीं दलित बच्ची के साथ रेप करने के बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया जा रहा है। कहीं रंजिश की वजह से मर्डर हो जा रहे हैं तो कहीं डकैती के उद्देश्य से मर्डर किए जा रहे हैं, कहीं रेप के मकसद से कत्ल हो रहे हैं तो कहीं पत्रकार की गोली मारकर घेर कर पुलिस थाने से 100 मीटर पहले हत्या कर दी जाती है। यानी समाज का सभी वर्ग अपराध से प्रभावित है। अपराध की उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ चुकी है। कारण क्या है? अपराध अनियंत्रित क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है इसकी? क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है? क्या ये पुलिस का फेल्योर है? या फिर कानून व्यवस्था पर यह एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है? कारण क्या है? हमें इसके कारणों तक जाना होगा। जब तक आप किसी समस्या के जड़ में नहीं पहुंचेंगे, उसके मूल में नहीं पहुंचेंगे बहनों भाइयों, तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कानून व्यवस्था की समस्या भी हमारे समक्ष विद्यमान है। आखिर क्या कारण है कि बढ़ता हुआ अपराध, सरकार भले ही लाख कोशिश करे, ये दिखाने का प्रयास करे कि अपराध को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पर क्या कारण है कि ग्राउंड पर वो दिख नहीं रहा है? अपराधी बेखौफ हैं, उनको किसी का मर्डर करने में कोई डर नहीं है। दरिंदगी की इंतहा है कि छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, आंखें निकाल ली जाती हैं, जुबान काट दी जाती है। रेप के बाद कत्ल कर देना उत्तर प्रदेश में एक चलन बन गया है। बेटियों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ एक महीनों में 3 पत्रकारों का कत्ल कर दिया गया। शुभम मणि त्रिपाठी, विक्रम जोशी और अब रतन सिंह, ये 3 पत्रकार हैं जिनकी जून से लेकर अब तक हत्या कर दी गई है, मिटा दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। 65 से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने FIR लिखी है और अभी गिनती नहीं कि कितने पत्रकारों को जेल भेजा जा चुका है। समाज का हर तबका बढ़े हुए अपराध का शिकार है, कोई सिर्फ एक तबका ही नहीं। रतन सिंह की हत्या के बाद, पत्रकार रतन सिंह के कत्ल के बाद यह बात स्थापित हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा संकट है। बढ़ता हुआ अपराध, अनियंत्रित अपराध दूसरी बड़ी समस्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फेल्योर ये तीसरी समस्या है। हमें इन तीनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। कानून व्यवस्था सेपरेट एक सब्जेक्ट है, बढ़ता हुआ अपराध एक दूसरा विषय है, एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस फेल्योर ये तीसरा विषय है। इन तीनों विषयों को अलग अलग करके देखने की जरूरत है अगर हमें समस्या के समाधान तक पहुंचना है। तो हमें उसके कारणों पर जाना होगा, उसकी तह तक जाना होगा। कहा जाता है कि पुलिस लीडरशिप में जैसा राजा होता है वैसी उसके सेना होती है, वैसे उसके सेनापति होते हैं। जिस प्रकार की पुलिस लीडरशिप इन दिनों है उत्तर प्रदेश में, और उस पुलिस लीडरशिप का जो प्रत्येक जिलों में, रेंज में और जोन में तैनात हैं, उन पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अगर एक SP चाह ले कि उसके जिलों में अपराध को रोकना है, यकीन मानिए बहनों भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। लेकिन दिलचस्पी तब खत्म होती है कि कानून व्यवस्था के प्रति आपकी है जब आप अक्षम, अयोग्य, नकारा, नाकाबिल और सिफारिशी लाल अफसरों को फील्ड में पोस्टिंग देते हैं। बात वहीं से बिगड़नी शुरू होती है। वो बेईमानी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, पैसे लेकर थाने बेचते हैं और फिर अपराध होता है। जब अपराध होता है तो कुछ कुछ बार बड़ी जघन्यतम अपराध हो जाते हैं जिनको रोक पाना आपके बस की बात नहीं है। जब तक आप सिस्टम की जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे, जब तक आप अपराधियों में चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करेंगे, फला है तो ये अपराधी है और फला अगर इससे कनेक्टेड नहीं है तो अपराधी नहीं है, जब तक आप अपराधियों पर कार्रवाई में भेदभाव करेंगे, जब तक आप अपराधी को अपराधी न मानकर कुछ और मानेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए अपराध को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है। पिछले 20 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर सरकारें बनी, बिगड़ी, कुर्बान हुई, फिर से आई। मौजूदा सरकार भी कानून व्यवस्था के नाम पर ही सत्ता में आई, लेकिन कानून व्यवस्था का क्या हाल है बहनों भाइयों इन दिनों आपके समक्ष विद्यमान है। किसी को किसी बात का डर नहीं है।
आज मैं एक प्रेस नोट देख रहा था, मुझे हैरानी हुई। कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने पीने का संकट है, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी लोग मोहताज हैं, आज उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने एक प्रेस नोट जारी किया अपनी प्रशंसा से भरा हुआ, और उसमें उन्होंने इस बात का अपनी छाती ठोकी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से 68 करोड़ 36 लाख रुपया जुर्माना वसूला है। गाड़ी के चालान और मास्क न पहनने का चालान वसूला है। 68 करोड़ 36 लाख। जिस पुलिस की प्रायोरिटी चालान काटकर पैसे इकट्ठा करना हो, अगर पुलिस इस तरह के चालान करके पैसे इकट्ठा करने पे तुल जाए तो आप कल्पना करिए कि फिर उनको कौन रोक पाएगा। जिस प्रदेश का डीजीपी ये कहता हो कि उसने 68 करोड़ रुपया चालान से वसूला है और इस बात पर वो अपनी पीठ थपथपवाते हों, तो वहाँ की कानून व्यवस्था और वहाँ बढ़ते हुए अपराध को रोकना कितनी बड़ी चुनौती है, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं बहनों भाइयों। और ये कोई मेरी खोजी हुई सूचना नहीं है, ये आज सार्वजनिक ऐलान करके अपनी पीठ ठोकी गई। इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि लखीमपुर खीरी में एक दलित बच्ची का रेप करने के बाद मर्डर क्यों कर दिया गया। हफ्ते भर के भीतर खीरी में दलित बच्ची के साथ रेप और मर्डर की यह दूसरी घटना है। क्या मैं जान सकता हूं कि लखीमपुर खीरी के एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उन जनाब का निलंबन क्यों नहीं किया गया अब तक? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब हम कहते हैं कि हम बेटियों को बचाने के मुद्दे पर सत्ता में आए हैं तो यह दिखना भी चाहिए और स्पष्ट परिलक्षित भी होना चाहिए कि आप वाकई में जो कहते हैं वो करते हैं। रतन सिंह की घटना हो और हर एक घटना के बाद ये लीपापोती में की शुरुआत हो जाती है कि घटना के कारण निजी रंजिश थी, घटना के कारण दुश्मनी थी, घटना का कारण किसी और से संबंध था, घटना का कारण किसी की ज़मीन कब्जा था। मतलब नरेटिव बदलने की कोशिश, और बाद में नाकामी ही हाथ लगती है और पुलिस को बदनामी मिलती है। तो अफरा तफरी में नरेटिव बदलने वाले दरअसल पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को भी अब बदनामी के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इमेच्योर लोगों के हाथ में जब चीज़ें दी जाती हैं तो वो चीज़ें दिखती हैं कि कानून व्यवस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ होता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये विचलित करते हैं, दृश्य दुखी करते हैं, मन को बेचैन करते हैं और ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और आज तो मुझे हैरानी हुई कि बहुत लंबे समय के बाद मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बड़ी कठोर आलोचना की। सामान्य तौर पर वो आलोचना करने से इस दिनों बच रही थी, लेकिन आज उन्होंने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब कि जो कल तक सिंपैथी भी रखते थे वो भी आज नाराज हैं बीजेपी से। वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली कानून व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती है और ये सच है। और जो समाज में जो सच है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था के पीछे कौन लोग से जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब फिक्स की जाएगी, नकारे निकम्मे अक्षम अयोग्य लोगों के हाथ कब तक पुलिस व्यवस्था की कमांड रहेगी। आप थानों से लेकर लखनऊ तक देख लें, आपके समक्ष हर परिस्थितियां विद्यमान हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। कौन लोग फील्ड में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश को जानते हैं उन्हें पता है कौन से लोग फील्ड में तैनात हैं और किन लोगों के हाथ में नियंत्रण है और वो कैसे लोग हैं, उनका इतिहास क्या है। किसी का इतिहास किसी एक व्यक्ति का बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबके बारे में सबको पता है कौन कैसा है और किसमें कितनी काबिलियत है। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है, बढ़ते हुए अपराध के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। सरकार हर विषय पर अपराध नियंत्रण करने के बजाय पुलिस को ही बचाने में और खुद ही लीपापोती में क्यों व्यस्त हो जाती है। जिस पुलिस पर एक्शन लेने का काम सरकार को होना चाहिए वो पुलिस को बचाने में दिलचस्पी क्यों लेती है, ये थोड़ा समझ से परे बात है। तो पहले कुछ बयान सुनिए बहनों भाइयों, फिर एक बड़ी डिबेट मैंने आज आयोजित की है इसी मसले पर। जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा यूपी में खराब है, हर प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था तो एक प्रकार से यूपी में दम तोड़ चुकी है, बहुत खराब हालत है। एक दिन में लगभग 20 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का यह आलम है, न लूट रुक रही है, न फिरौती रुक रही है, न बलात्कार रुक रही है, न हत्या रुक रही है। अगर हम एनसीआरबी के क्राइम डाटा देखें, देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति अच्छी है। ऑलराइट, तो डिबेट प्रारंभ करते हैं।
मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से, आर.के. चतुर्वेदी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और लखनऊ के आईजी रह चुके हैं, दीपक सिंह कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, सुधींद्र भदौरिया जी को मैंने आमंत्रित किया हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, एम.एच. खान साहब जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में अपनी सहमति प्रदान करने के लिए और उपस्थित रहने के लिए। भाई नवीन जी, आपसे शुरू करते हैं। अचानक से ये खराब हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध के पीछे के कारण क्या हैं और आपकी अक्षमता की वजह क्या है कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे हैं? ब्रजेश जी, देखिए, अक्षमता की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में बहुत प्रभावशाली कार्रवाई भी संगठित अपराध के खिलाफ की है और गंभीर किस्म के जो अपराध हैं, आप देख लीजिए 2017 से 2020 तक 7 महीने के आंकड़े जो है, हर साल अपराध की दर में कमी हुई है। रही बात जो आज हम जिस विषय पर विशेष चर्चा कर रहे हैं, बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या की, देखिए ब्रजेश जी, हत्या किसी भी व्यक्ति की हो, एक इंसान की है, वो अत्यंत दुखद है, दर्दनाक है उसके परिवार के लिए और उसके समाज के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। लेकिन किन परिस्थितियों में हत्या हुई, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। पुलिस ने अगर लापरवाही बरती है वहाँ पे, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमने किया है। जो कुछ अब संभव है, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पिछले दिनों में बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही कहिए या जानबूझकर उनके कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता, जिसके कारण कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा चर्चित हुई। पर परसेप्शन तो ये जा रहा है कि आपसे संभल नहीं रहा है। नहीं, देखिए, परसेप्शन बनाने वाले कौन लोग हैं? परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है? आज मुद्दा विहीन जिस प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति को खत्म कर दिया, जिन लोगों को आज तक आतंकवादियों का धर्म नहीं पता चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों का धर्म खोज के लोग भगवानों की मूर्तियां लगवाने लगते हैं, इन लोगों के लिए यह परसेप्शन की बात है। आम जनता, देखिए, ये तो कोई हाइड एंड सीक नहीं है। अपराध की घटनाएं कुछ हुई हैं, कुछ में डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, ये सब बड़े आम बात हो गई। नहीं ब्रजेश जी, आज देखिए सिंगल मर्डर को तो अब कोई नोटिस ही नहीं लेता है। सुन लीजिए, नहीं सिंगल, आज लखनऊ के अंदर ही 2 सगे भाइयों ने अपने बड़े भाई के घर के अंदर गला रेत के हत्या कर दी। तो इस प्रकार की भी घटना हुई है। आप बलात्कार की घटनाओं की बात कर रहे थे, बड़ा दुखद है। 2-2 साल 6-6 साल के बच्चों के साथ हुआ, और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि उनके रिश्तेदार, यहां तक कि उनके पिता ने किया, उनके चाचा ने किया, उनके पारिवारिक मित्र ने किया। ये एक आपको पता है लखीमपुर खीरी में एक और दलित बच्ची के साथ रेप के बाद मर्डर कर दिया? पता है ब्रजेश जी, पता है, और लगातार हम कार्रवाई भी कर वहां रहे के हैं। एसपी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? देखिए, जहां भी अगर ये लगेगा कि किसी ने भी कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती है, आप देखिए कानपुर में जो संजीत अपहरण कांड हुआ था, उसमें जो आईपीएस थे उनको सस्पेंड किया गया। आज ये रतन सिंह की हत्याकांड में जो है वो इंस्पेक्टर को निलंबित करके एक नारा दिया था, उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया जा रहा है। उनको भी ब्रजेश जी, 1 मिनट में आपकी बात का सवाल तो ले लीजिए। हाँ बिल्कुल जी, आपने तो नारा दिया था, ना गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो गुंडा राज तो ज्यादा बढ़ गया आपके यहाँ। अब आप किस मुंह से लोगों के बीच अब जाएंगे? ब्रजेश जी, देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाकामियों को ज्यादा दिखाया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संगठित अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई की, उसको नहीं दिखाया गया। उमेश सिंह के यहाँ कुर्की हुई, यह किसी चैनल ने नहीं चलाया। कुंटू सिंह के यहाँ हुई, यह नहीं चलाया गया। जौनपुर में, 1 मिनट, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर, प्रयागराज में डबल मर्डर, उन्नाव में महिला का 100 मिला, बरेली में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ घटना, पत्रकार की हत्या। मैं अपना जवाब दे लूं, फिर आप प्रश्न के लिए मैं जाऊंगा। देखिए, घटनाएं हुई हैं, घटनाएं दिखाना। आप कैसे अलग है समाजवादी पार्टी? घटना ब्रजेश जी, आप घटना दिखाइए, घटना पे चर्चा करिए, चर्चा होना चाहिए। हम स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम मीडिया को प्रलोभन देने या मीडिया को दबाव देने में नहीं विश्वास रखते हैं कि 1300 करोड़ रुपए का विज्ञापन कोई सरकार देती थी, हम मात्र 300 करोड़ देते हैं। और रही बात आपने कही कि पत्रकारों के खिलाफ FIR, तो मुझको नहीं लगता है कि आज के तारीख में आपसे ज्यादा सरकार के खिलाफ, जो अगर उसको माना जाए, आप जनता के विषय पर चर्चा करते हैं, जो कहीं ना कहीं से लगता है मन में कुछ भावना थी, वो इन्होंने दबा ली। लेकिन कभी भी आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई हो तो जरा बताइए। हम स्वस्थ पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जहां विषय सामने आए हमने कार्रवाई भी की है। लेकिन ब्रजेश भाई, 1 सेकंड बस, संगठित अपराधियों के खिलाफ जो हमारी सरकार ने डिराइव चलाया है, क्योंकि जेलों में बंद ऐसे संगठित अपराधी अपने आर्थिक साम्राज्य के दम पर जेलों में रहते हुए 15-15 साल से, कोई विधायक, कोई सांसद, और बहुजन समाजवादी पार्टी जिसका कभी नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और सत्ता पाने के लिए उनका नारा हो गया चढ़ गए गुंडे हाथी पर, गोली लगेगी छाती पर। आज देखिए उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अपराधी किसके पार्टी के सदस्य हैं विधानसभा में और लोकसभा में। करेक्ट, ओके। अब तसल्ली से आप सुधींद्र भदौरिया जी को सुनिए, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाई भदौरिया जी, बहुत स्वागत आपका। आज बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि बहन जी कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी
नाराज हैं और उनका ये कहना है कि दलितों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं। पत्रकार की हत्या पर भी उन्होंने कंसर्न जताया। तो काफ़ी वक्त लगा बहन जी को ये समझने में कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई संकट है। देखिए मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो इस समय कोरोना का संकट है और इसमें हम चाहते हैं कि रचनात्मक सहयोग मिलना चाहिए जो भी सरकार हो, क्योंकि ये ऐसा संकट है जो पहली बार मानवता को झकझोर के उसने रख दिया है। इसलिए हम लोगों की ये कोशिश रही कि हम रचनात्मक सहयोग करें, पर रचनात्मक सहयोग का मतलब ये नहीं कि बलात्कार हो तो आप दूसरी तरफ मुंह कर लीजिए। अभी आपको खुद ही कह रहे थे कि लगातार जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं बलात्कार की, बढ़ रही हैं घटनाएं, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए और इनको भी चिंता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको चिंता होनी चाहिए इस बात की। पर हम ये देख रहे हैं कि जब सुदीक्षा भाटी जो एक होनहार छात्रा थी, बुलंदशहर के अंदर जिस तरह से वो मोटरसाइकिल से जाते कुछ मनचले लोगों ने उसकी हत्या कर दी, क्यों उसी प्रकार से अभी दलित छात्रा की लखीमपुर खीरी में किस तरह से आंखों को गौच करके उसको खत्म कर दिया गया। इसी प्रकार तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं, तो हम कैसे मौन रह सकते हैं, कैसे चुप रह सकते हैं? मैं वही कह रहा हूं भदौरिया जी, काफी वक्त लगा बहन जी को ये समझने में कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब। इतना वक्त कैसे लगा आपको ये समझने में? जी नहीं, हम एक चीज बता दें, हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम वो पार्टी नहीं है कि हम विपक्ष में बैठ गए तो हम हल्ला बोल कर दें। हम चाहते हैं कि उनको उचित समय मिले, पर जब इतना समय मिलने के बावजूद किसानों की बुरी हालत, बेरोजगार नौजवान परेशान और कानून व्यवस्था ठप और नारे दिए जा रहे हैं ठोक दो, भाई ठोक दो का नतीजा ये निकला कि पत्रकार ठोक दिए जा रहे हैं। पत्रकार को बलिया में ठोक दिया गया, अन्य जिलों में ठोक दिया जा रहा है। तो लगातार ये जो इस प्रकार की पर बहन जी को बढ़ रही है। ओके भदौरिया जी, बहन जी को यही क्यों दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ही जाति जुल्म हो रहा है और भी जातियों के साथ हो रहा है? तो ऐसा नहीं लगता कि आप एक जाति विशेष को लुभाने के लिए 2007 वाले फार्मूले पे काम कर रहे हैं? लोग आपके इस बयान को मायावती जी के राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैं आपसे ये कह दूं, बहन मायावती जी हमेशा कहती हैं कि हम सब समाज की पार्टी हैं और हम सब समाज के हित के लिए काम करते हैं। और बहन मायावती जी ने चाहे कोई सी सभा हो, चाहे कोई सा भी हमारा प्रोग्राम हो, चाहे कोई उनका बयान हो, हमेशा वो सर्व समाज केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। और जब वो उनकी मुख्यमंत्री थी, कौन नहीं जानता कि कानून व्यवस्था कैसी थी? मैं चाहता हूं ब्रजेश जी, आप एक सर्वेक्षण कराइए, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में, लोग कहेंगे कानून व्यवस्था में बहन मायावती जी अव्वल थी। लोग ये भी कहेंगे कि उनके समय में जितना अच्छा प्रशासन था वो अब नहीं मिलता है। तो जब ये सब बातें थी, हम इनके विपक्ष में जो अभी अब सत्ता में है, जब तो ये रचनात्मक सहयोग अब बंद कर दिया आपने? जी देखिए, ऐसा है रचनात्मक वाला संकट के लिए, कोरोना के संकट के लिए सरकार को जहां पे भी जी मानवता के हित में जो भी जरूरी। ओके, अब्दुल हफीज गांधी जी, अब मैं चाहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी की भी बात सुनें। बख्शेंगे नहीं, हम कानून व्यवस्था में सरकार को बख्शेंगे नहीं और जन समस्याओं के लिए भी नहीं, क्या कर लेंगे आप? अच्छा, बख्शेंगे नहीं तो क्या कर लेंगे आप? मुख्तार अंसारी को पार्टी से एक सेकंड, नवीन जी रूल मत तोड़िए। देखिए ऐसा है, बख्शेंगे नहीं तो हम कोई गुंडा राज वाले प्रवृत्ति के लोग नहीं है, हम दबंगों की पार्टी नहीं है। हम पार्टी है इस देश के उन लोगों की जो वंचित है, जो दलित है, अब्दुल हफीज गांधी जी, ऑल राइट सर, थैंक यू सर। अरे संत थैंक यू सर। नो नवीन जी, कुछ राय ले लीजिए ब्रजेश भाई। नवीन जी, पहले राउंड में सब अपनी बात रख लें, आप आराम से कहना। ओके, अब्दुल हफीज गांधी जी, आप मुझे बताइए सर कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इन दिनों कैसी चल रही है? देखिए ब्रजेश जी, अभी नवीन जी बोल रहे थे और उन्होंने, पुलिस तो नैरेटिव चेंज कर ही रही है, इन्होंने भी नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की और सारा का सारा दोष मीडिया पर जो है रखा। मैं आपको बता दूं कि आपका चैनल जो है मुबारकबाद का मुस्तहक है कि आप कम से कम सच्चाई तो दिखा रहे हैं। इस देश के बड़े 5 चैनल ऐसे हैं,
पिछले 2 महीने में 380 डिबेट किए, जिसमें सिर्फ 1 कोरोना पे की है। लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़ ही दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। नहीं, मुझ पे एहसान दिला रहे हैं कि आप पर कोई FIR नहीं हुई। देखिए, इसी प्रदेश के अंदर में फतेहपुर में देखिए कितने कितने लोगों पर FIR हुई सिर्फ सवाल पूछने पे। तो नवीन जी भी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अगर पत्रकार सवाल उठाएं तो आप उन पर FIR कर देते हैं। अगर पीपी की किट के घोटाले को उठाएं, टेस्टिंग घोटाले को उठाएं, तो आप उन पर FIR कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि घटना के बाद तो आप कार्रवाई करेंगे ही। आप कुछ अधिकारियों को, कुछ छोटे मोटे बाबुओं को सस्पेंड कर देंगे। सवाल गवर्नेंस का होता है प्रिवेंशन से, कि आप बचाव कितना कर पा रहे हैं। बचाव नहीं कर पा रहे हैं। अगर पुलिसिंग अगर आपकी बेहतर होती तो बचाव होता, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर तो आप करेंगे ही करेंगे जब समस्याएं इन्होंने खड़ी तो हो नारा जाएंगी। दिया था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। हकीकत तो यह है कि अभी एक अधिकारी का आपने बयान दिखाया था, शायद वो एनसीआरबी का डाटा पढ़कर नहीं आए थे। अगर आप आखिरी एनसीआरबी का डाटा देखेंगे वो तो 11 ऐसे मामले हैं, 11 ऐसे मामले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दलितों के उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, रेप में नंबर 1 पर है, महिलाओं के खिलाफ जो है उत्पीड़न में नंबर 1 है। कारण क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? कानून व्यवस्था खराब क्यों है? कारण क्या है? जनता पार्टी से पूछेंगे कारण क्या है? कारण क्या है? देखिए, कारण है कि जब आप पॉलिटिसाइजेशन करेंगे, जब आप मेरा और तुम्हारा करेंगे, तब इस तरह की चीजें होंगी। आप ये देखिए, अभी आप कह रहे थे कि ना नकारा ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। हमारे सामने एक केस है जहां पर ट्रांसफर के बाद उस एसपी ने क्या किया था, आपको पता है, पूरे के पूरे थाने बदल दिए ट्रांसफर होने से पहले। तो जब आप मेरा और तेरा अधिकारियों में करेंगे तो इस तरह की समस्याएं कहीं ओके, मैं आपके मित्र दीपक सिंह को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। ब्यूरोक्रेसी। ऑलराइट, मैं आपके मित्र दीपक सिंह को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। भाई दीपक जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? और आज तो मायावती जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने भी बड़ा उत्पीड़न किया है जातिवादी मानसिकता के तहत। तो पहला सवाल तो आपका आपसे कानून व्यवस्था पर है उत्तर प्रदेश की, दूसरा बहन जी पर है। ब्रजेश जी, एक पत्र मैं दिखाऊंगा आपको, बाद में आपको भेज भी दूंगा। इस पत्र में सरकार ने जो डाटा पेश किया है, मैंने सदन के भीतर मांगा था और सरकार ने इनकार कर दिया था कि सदन के पटल पर हम उत्तर प्रदेश के अपराध का डेटा नहीं रख सकते हैं। उसके पीछे कारण यह था, अगर सदन में झूठा डेटा रखते तो मेरे ख्याल से अगर वो डेटा झूठा साबित होता, सरकार पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस चला जाता। सरकार हवा में डेटा प्रस्तुत कर रही है। दूसरा, कानून व्यवस्था में किस स्तंभ की बात करें, कहां की बात करें जहां पर कानून व्यवस्था स्थापित है? बिजनौर में अपराधियों ने कोर्ट में गोली मारी, डबल ट्रिपल मर्डर, 5 मर्डर की कहानियां रोज आती हैं और अब तो वही FIR दर्ज होते हैं, उन्हीं अपराधों की चर्चा होती है जो चैनलों में दिखाए जाते हैं। बुलंदशहर, गोरखपुर, लखनऊ सहित दर्जन भर अधिवक्ताओं की हत्या हुई, जेल में हत्या हुई। डिप्टी कलेक्टर मथुरा, SDM मिर्जापुर सहित दर्जन भर अधिकारियों ने इस सरकार में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को भी देखे बहुत दिन नहीं हुए थे, कल रतन सिंह की हत्या हो गई। और मैंने ब्रजेश जी 12 पत्रकारों की हत्या के मामले मैंने स्वयं सदन में उठाए हैं जो इस भाजपा सरकार में घटित हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न घटनाओं में 13 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का हाफ इनकाउंटर हुआ। यह पहली घटना उत्तर प्रदेश की थी कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक थाने में पिटता है और पुलिस की भाषा में कहें तो उसका हाफ इनकाउंटर किया जाता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात जिस दम से भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी आप कानून व्यवस्था क्यों खराब पूछ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में भी एक बात सामने आई थी कि नोएडा के SSP वैभव कृष्ण ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिले बिकते हैं, उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं, और ये बातें प्रमाणित हैं जी। अभी आपने देखा था अमरोहा की पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, बेटी जिंदा है, बाप को जेल भेज दिया। तो ये उत्तर प्रदेश का ऑलराइट, मैं अब ऐसा करता हूं, ओके, MH खान साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, फिर मैं हमारे एक्सपर्ट चतुर्वेदी जी के पास चलूंगा। MH खान जी सुधीन भदौरिया जी के और नवीन जी के अच्छे गहरे मित्र भी हैं। बहुत स्वागत आपका खान साहब। इन दिनों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बड़ी चर्चा है पूरे देश भर में, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? जिस तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं, दरिंदगी की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, बच्चों के प्रति अपराध बढ़े हैं, और अब तो पत्रकार को दौड़ाकर गोली मार दी जा रही है। और नवीन जी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ FIR तो हुई नहीं अब तक। नहीं ब्रजेश जी,
सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जो जनता की ज्वलन समस्या है उस पर आपने डिबेट रखा है। हाँ। और देखिए ये बहुत शर्म की बात है नवीन जी जो कह रहे हैं कि आप जो जनता की समस्याओं को उठाते हैं तो आप जैसे पत्रकार को हमने कुछ किया नहीं वरना आपको भी जेल में डाल देते। अरे यार शर्म की बात है ये इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल हुई है इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। इस तरह से एक इतना बड़े चैनल के आप इतने बड़े एंकर और जनता की आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप बचे हुए हो। हाँ, अरे भाई एहसान। किसको किसको मारोगे? एहसान है, किसकी एहसान। जान लोगे आप? कमाल कर दिया आपने जी। आसान नहीं है। आसान क्या करेंगे ये? जनता उबाल फेंक देगी जी, जनता उबाल फेंक देगी। ऐसे पत्रकारों को हिंदुस्तान में रहना जरूरी है जो सभी सरकार किसी की सरकार हो उसकी कमियों को गिनाए और जनता के हित में बात करे। आपने अभी लखीमपुर की बात की, आपने सीतापुर की बात की, आपने गोरखपुर की दोहरे हत्याकांड की बात की। मैं आपको बता रहा हूं लखनऊ में कितनी हत्याएं हो रही, रोज हो रही हत्याएं। अगर आपको देखिए लखनऊ के बगल में उन्नाव है, उन्नाव में देखिए एक क्षेत्र है पूर्वा, उनमें लखमंदे मऊ एक गांव है, उसमें दलित महिला को इतना मारा गया, उसके बच्चों को इतना मारा गया कि बेहोश हो गए, वो खेत में पड़े हुए हैं। अब उस थाने वालों को क्या कार्रवाई किया क्या नहीं किया? ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि थाना बिकता है, पुलिस बिकती है, वरना अपराध देखिए मैं निष्पक्ष बात कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के शासन में लोगों ने देखा है कि आदमी से नहीं टकरा पाता था। जब हाई कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर पर तो उत्तर प्रदेश में मोहन जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी और कोई कानून व्यवस्था नहीं खत्म हुई। लेकिन अब ये जो बातें आ रही हैं इसमें जो सवाल उठाता है उस पर ही सवाल उठाया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक। आपको कारण क्या लगता है कि क्या कारण है कानून व्यवस्था खराब होने का, अपराध बढ़ने का कारण क्या है? क्या ये संभाल नहीं पा रहे हैं? कारण सिर्फ यही है कि थानों को बेचा जाता है, एसपी की पोस्टिंग जातिवार की जाती है, आप थानों का ब्रीफिंग नहीं लेते हो कि कहां पे क्या हो रहा है। आप देखिए पूजा पाठ में लगे हो, कोई पीठ थपथपा रहा है। आप बताइए लॉकडाउन, अच्छा 68 करोड़ रुपया वसूल लिया। और सुनो खान साहब, 68 करोड़ रुपया चालान से वसूल के अपनी पीठ ठोक रहे हैं। बताइए गरीबों से 68 करोड़ रुपया वसूल लिया। नहीं, ये विजय जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन सैटरडे और संडे को रहता है। सैटरडे को विधानसभा क्यों चली? सैटरडे को लॉकडाउन था तो क्यों चली? अगर मुखिया ही बेईमानी करेगा तो जनता और पुलिस बेईमानी। ऑलराइट, लखनऊ के फार्मर आईजी आर.के. चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू खान साहब। चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है कि अचानक से ये अपराध बढ़ने के पीछे के कारण क्या हैं? और जिस तरह के हिंसक, दुर्दांत, भयानक, भयावह कत्ल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस व्यवस्था का उनके मन में कोई डर नहीं है? ब्रिजेश जी, आपने बड़ी अच्छा सवाल किया। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय हो सकता है लूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस सरकार में पुलिस को जितनी स्वतंत्रता और जितनी व्यवस्था मिली है शायद इतना पहले सरकारों में नहीं मिली थी। लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हम फेल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस के 3 काम हैं: प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन। प्रिवेंशन ये होता है कि घटना ना होने पाए, हो गई तो डिटेक्शन, और अगर उसके बाद जब हमने डिटेक्शन कर लिया तो फिर हमें उसे सफल परिणति तक यानी विवेचना करके उसको सजा तक दिलवानी पड़ेगी। हमारी वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है, मुझे लगता है हम प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी भूल गए हैं। प्रिवेंटिव पुलिसिंग में 107-16 होता था, 2-2 लाख 4-4 लाख के जो उससे पाबंद किए जाते थे और वो घटना अगर उसके बाद भी कर देते थे तो वो वसूल किया जाता था। तो आदमी के मन में ये भय होता था कि मैं इस अपराध को ना करूं, नहीं तो हमारे 107-16 में 20-20, 25-25 बार पेशी होती थी। तो आदमी डरता था इन सब चीज़ों से जो सामान्य तौर पे इस समय हत्याएं और ये हो रही, जो रंजिश वाली हो रही। गुड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद डिटेक्शन होता था। डिटेक्शन में विवेचना बहुत अच्छे तरीके से होती थी, हवाई नहीं होती थी। और उसके बाद बाकायदा पैरवी करके ये अधिकारी लगाए जाते थे कि इस अधिकारी को इस मुकदमे को अंतिम पहचान उस तक पहुँचाना है, सजा हुई कि नहीं हुई। अगर सजा नहीं करा पाया, उसमें अगर 169 हो गया या कोई कमी पाई गई तो संबंधित थाना प्रभारी विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई होती थी।
ये सारी चीज़ें हम भूल गए। बीट की पुलिसिंग हम भूल गए। गांव में किससे किसका झगड़ा हो रहा है, कौन किसको मार सकता है, किसकी लड़की किसके साथ भाग सकती है, क्या हो सकता है, कौन गांव में मन चला है, मैं गलत शब्द शायद बोल रहा हूं, कौन इस तरह का है जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, बीट के सिपाही को मालूम होता था। हमारा हर गांव में चौकीदार के रूप में एक प्रतिनिधि होता है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। हम कभी नहीं पूछते कि साहब इस गांव का चौकीदार जो है, ये सब काम करने से कौन रोकता है किसी एसपी? ये हमारी सोच बदल गई है। हम सिर्फ पैर में गोली मार करके जेल भेज देने मात्र को पुलिसिंग समझ रहे हैं। हम पैर में गोली मार करके पुलिसिंग, ये प्रिवेंशन नहीं या होगा। सम टाइम छाती पे भी मार के? बहुत कम केसेस में। ओके। हम लोगों के टाइम में एनकाउंटर का मतलब ये होता कि एनकाउंटर वो हुआ जिसमें पोस्टमार्टम हुआ, वो एनकाउंटर कहा जाता था। जी। तो वो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें सारी चीज़ों पर, अब एक दूसरी बात मैं कहूं, हमारी पुलिस फोर्स का 80 से 85% पुलिस कांस्टेबल है। मतलब हमारी फोर्स में चाहे किसी थाने को उठा देखिए या ओवरऑल निकाल करके देख लीजिए, 80 से 85% पुलिस का कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई घटना हुई, एसओ को सस्पेंड कर दो, कप्तान को हटा दो, इसको कर दो, उसको कर दो। भाई पहले से जिम्मेदारी तय करिए, आप बीट पुलिसिंग करिए, उससे पूछिए कि तुम अपने इलाके में कितनी बार गए, तुम्हारे इलाके में कौन गुंडे हैं, कौन मनचले हैं, कौन बदमाश हैं, कौन कट्टा बनाता है। मुझे याद है बीट रजिस्टर भी तो हुआ करता था। गैंग रजिस्टर होता था, एक नंबर 8 होता था थाने गांव का वीसीएनबी, विलेज क्राइम नोटबुक। आधे अधिकारी आज वीसीएनबी जानते नहीं, किसी ने देखा नहीं। तो ये जो हमारी प्रिवेंटिव पुलिसिंग है, जिसके आधार पर माल बटोरे की रजिस्टर में एंट्री करें, हैं। अब क्या क्या काम करें, बहुत काम है। नहीं साहब, कोई काम नहीं है। अब एक सर्किल ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट संस्था होती थी, हम लोगों ने नौकरी वहीं से शुरू की थी। लेकिन अब सीओ मतलब एसओ और कप्तान, सीओ गायब, आपने कानपुर की घटना देखी होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी मूल चीजों से भटकते चले जा रहे हैं और हमारा प्रोफेशनलिज्म खत्म हो रहा है। हम वही फिर आपके शब्दों पे जाऊंगा मैं कि जो कॉस्मेटिक पुलिसिंग है, जो ये दिखावा किया जा रहा है, ताली पे पैर मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, या 68 करोड़ रुपया चालान से इकट्ठा कर लिया, ये भी कॉस्मेटिक पुलिसिंग है। इट्स नन ऑफ योर जॉब। बिल्कुल। आप गरीब जनता को चूस लिया आपने 68 करोड़ रुपया और उसको उपलब्धि बता रहे हैं। भाई इस पे तो लानत भेजी जानी चाहिए। अब ये ओके, बीरेन सिंह जी आ गए हैं मेरे साथ इस डिबेट में। भाई बीरेन जी, 68 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया डीजीपी साहब ने और मर्डर हो गया, उस पर जवाब नहीं दिया। लखीमपुर खीरी में दलित बच्ची का अपहरण करने के बाद रेप हुआ, फिर मर्डर हो गया। ये हफ्ते में दूसरी बार ये घटना हो गई। एक एसपी साहब में बिजनौर से 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर की रात उगाते हैं और ट्रांसफर बदल गया तो आजकल डीजीपी हेडक्वार्टर में बैठते हैं। इन सब पर तो कोई कार्रवाई नहीं है और फिर कहते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो किया ही नहीं जा सकता। और एहसान अलग से है कि अब तक आप पर भी FIR नहीं हुई। देखिए ब्रजेश जी, पुलिस कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि पैसा इकट्ठा करने के लिए बनी है? पुलिस अपराध रोकने के लिए बनी है। और अगर पैसा कमा कर देना है, उसको कमाऊ विभाग बनना है, तो फिर उसको पुलिस हटा दिया जाना चाहिए, उसके पास से वर्दी किसी और विभाग का सृजन होना चाहिए। ये जो चालान हो रहा है सड़कों पर, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि टारगेट कोई कह रहा था पूरा किया जाता है। ब्रजेश जी, अगर कोई 15,000 वेतन पाता है महीने का, 500 रुपया पर डे हुआ उसका, और मोटरसाइकिल से जा रहा है और 300 रुपए का चालान काट दिया जाएगा, तो वो बेचारा क्या खाएगा और कैसे परिवार चलाएगा? और ये अंधेर गर्दी कि 500 जिसका वेतन है वो 300 रोज चालान भरे, रोज उसका अंधाधुंध चालान काटा जा रहा है। ये पुलिस ने जो अंधेर गर्दी मचा रखी है, ये बंद होनी चाहिए। और ये गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और खुलेआम हो रहा है। इसको पता नहीं कोई क्यों बोलता नहीं, किसी को दिखता क्यों नहीं है। और लखनऊ में तो 6 मंत्री हैं, ये पता नहीं कब बोलेंगे इस पर। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो कानून व्यवस्था कैसे चल रही इन दिनों बीरेन जी? कानून व्यवस्था में सिर्फ हर घटना को मिनिमाइज करो। चुनाव के पहले अपराध पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, अब उनके जमाने में थानों पर मुकदमा लिखा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चोरी को तो मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है पुलिस। लूट हत्या डकैती हो जाए बहुत जगह, नहीं तो भले कोई पुछाई हो। पत्रकारों पर हत्याएं, रतन सिंह की हत्या, तमाम सारे, अरे भाई हत्या हुई रंजिश में हुई, खेती बाड़ी में हुई, पैसे के लेन देन में हुई, या लूटपाट के लिए हुई। हत्या है, उसको किसी रूप में हुई, उस पर क्रिमिनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई हो कि आगे और इस तरह का अपराध ना हो।
लेकिन जब घटना को मिनिमाइज किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की प्रवृत्ति है और ये उत्तर प्रदेश की हर सरकार जब भी आती है, जनता का दुर्भाग्य है कि वो कठोर कार्रवाई करने वाले लोग पुलिस की उस थ्योरी में उलझ जाते हैं। सपा, बसपा, भाजपा। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही कि ये लोग पुलिस की भाषा बोलने लगते हैं। ये जनता की सेवा के लिए सरकारें और पुलिस है, जनता की मदद क्यों नहीं होगी? जब हमारे घर में अगर चोरी हुई, चोरी का मुकदमा लिखा जाए कि झूठी चोरी कोई करा देगा अपने घर में, और करा भी देगा तो 100 में से 1-2 कराएगा कि सबके 100 के 100 चोर कराने वाले लोग चोर झूठे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर यकीन नहीं करते लोग जी। यही वजह है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के प्रति जनता का भरोसा कमजोर हो गया है। इस देश की 55% लोग ये मानते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है और 51% लोग ये मानते हैं ब्रजेश जी कि पुलिस हैसियत देखकर कार्रवाई करती है। ये एक रिपोर्ट है स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग ऑफ इंडिया की, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। नीरज मिश्रा की हत्या का मामला सदन में भी आया। 3.5 साल की सरकार है। कन्नौज में नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी तो सरकार जांच कराए, खोले, कौन रोक रहा है और किसने कराई हत्या ये भी बताई जाए। नहीं, सदन में कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, और बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या की बात है, तो आप अपने ही कार्यकर्ता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब तो यही संदेश गया। देखिए, गरीब वोट डालता है इस उम्मीद में कि शायद सरकार बदले तो हालात बदले। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है तो रास्ते में दीवार खड़ी करके गरीब और अमीर का भेद बताया जाता है इस देश में जी, और लोगों को ये बात पता है। तो गरीबी को छुपाने के लिए क्या क्या उपक्रम किए जाते हैं और पुलिस तंत्र का कैसे इस्तेमाल होता है। कि खराब क्यों है कानून व्यवस्था? आपको क्या, अब तो सिंगल मर्डर को कोई नोटिस ही नहीं करता जब तक 555 या 2 मर्डर कम से कम ना हो जाए। देखिए, कोई भी सरकार जो होती है ब्रजेश जी, वो यही नारा लेकर आती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोजगार ये हम देंगे। अब इतने में जितनी बातें मैंने गिराई, इसमें ये बताएं किसमें किसमें सफल हैं। जी, उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती की अगर बाढ़ आ गई है तो ये सरकार दूसरों से अलग कैसे हो सकती है? ये तो कह रहे थे कि यादव की सरकार में गुंडा राज है, मायावती की सरकार में अपराध बढ़ गया, इनकी सरकार में क्या फूल माला दिया जा रहा है? ये क्या थाने पे लोगों को आरती उतारते हैं बुला के? ये लोगों की जेब नहीं काटती है इनकी पुलिस? ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई छोड़ा है कोना? ये काहे के लिए दूध के धुले हैं? इनके तो विधायक को पटक के कूट दिया, कपड़ा फाड़ डाला। अच्छा, हाँ, ओहो, वैसे अगर बुरा किया। यूपी की पुलिस से ब्रजेश जी तुलना की जाए, दिल से दुख होता है कि देश की सबसे ईमानदार पुलिस कहाँ पे है, कौन सी है, तो खाली एक जवाब मिलेगा कि या तो सावधान इंडिया की पुलिस ईमानदार है, या क्राइम पेट्रोल की, और या उत्तर प्रदेश की। बाकी सब पुलिस चोर है। जी, कंक्लूड करें वीरेन जी। ये तो सब लोग जानते ही होंगे जी। आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए ब्रजेश जी, चोरों ने तो कुछ ही घरों को लूटा है, बचिए, आप भी बचिए। लेकिन हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने इस देश के हर घर को लूटा है। भ्रष्टाचार ने हर घर को असर डाला है, उसको लूटा है जी। ये चोर से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है। चलिए, हमसे कह रहे हैं बचो, और हम तो बचे क्या? हम तो बीच नदी मझधार में फंसे हैं। चाहे नाव से कूदें तब डूबेंगे, और नाव तो वैसे डगमगा रही है। ये हम तो आपको सचेत कर रहे हैं जो जहाज। जैसे निर्भीक लोगों को डूबना नहीं है। इस देश में, प्रदेश में अभी जीवित वीरेन जी, रहना है आप और कंक्लूड जनता की आवाज उठाना है। आप कंक्लूड करें। चंदर जी, आप जैसे लोगों को रहना जरूरी है। जी जी। देखिए ब्रजेश जी, जो महंगी महंगी कारों में, बड़ी बड़े नाव जहाजों में बैठे हैं, वो अपनी सोचें। भारत में पत्रकारिता और जनता की बात कहने का जो माध्यम है,
वो जज्बा जिंदा रहना चाहिए, उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। जी बीरेन जी, कंक्लूड करें। सच बात की पर्देदारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, और हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। मैं 4 लाइन और पढ़ूंगा। एक दिन मैंने और पढ़ा था दोबारा कि डिग्री लेकर रिक्शा खींचो, आज के युवा बाजारों में और अनपढ़ नेता घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में, और पैसा देकर खरीद लेते हैं दौलतमंद तेरे आशीष को। ऐ खुदा भ्रष्टाचार में अब तेरा भी नाम जुड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात बहुत शानदार तरीके से रखते हैं। तो भाई नवीन जी, ये बताइए कि आप कानून व्यवस्था को बेहतर रख पाने में नाकाम क्यों हैं, और आप इस बात का आत्ममंथन क्यों नहीं करते हैं कि आपसे चूक हो रही है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप विफल हैं इसको रोक पाने में? ब्रजेश जी देखिए, बहुत सारे प्रश्न आए। भदौरिया साहब ने भी बताया कि उनकी सरकार में क्या कानून व्यवस्था थी और कितना वो कानून व्यवस्था के लिए थे, बहन जी के लिए पूरे। लेकिन संत मुख्तार अंसारी के विषय में वो नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, ब्रजेश जी, चतुर्वेदी साहब ने कहा कि पुलिसिंग के जो 3 पैमाने बताए उन्होंने, निश्चित रूप से 2017 में जब हम सरकार में आए तो जो एक पैमाना होता है कि प्रति 1 लाख की आबादी पर कितने सिपाही होने चाहिए, कितने सब इंस्पेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा, मैं इसको पिछली सरकारों पर नहीं डालूंगा, लेकिन पिछली सरकारों में जो सिपाही और सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई वो न्यायालय के चक्कर ही काटती रह गई, और उच्च न्यायालय प्रयाग तक को कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के हो गए थे। हमने सरकार में आने के बाद 1 लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती की, 10,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की। बात हुई थाने की, और बात हुई कि अधिकारियों के चयन में किस प्रकार से अनियमितता बरती जा गई है, कहीं जात के नाम पे कहीं। ब्रजेश जी, आपको भी याद होगा, उत्तर प्रदेश में एक शख्स ऐसे डीजीपी बनाए गए थे जो वरीयता क्रम में 13वें नंबर पर थे, लेकिन सत्ता दल को वोट बैंक के कारण सूट करते थे तो वो बनाए गए। हमारी सरकार आई, हमने जो वरिष्ठ अधिकारी थे, कार्यकुशल अधिकारी थे, उनको हमने दिया। रही बात उत्तर प्रदेश में, पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें नीचे स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जिस प्रकार से उनको सुपरविजन करना चाहिए था, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, या जो बीट का, जैसे चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, बीट के सिपाही, हमने सबके खिलाफ कार्रवाई की है। कानपुर में देखिए गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। आज जिस पत्रकार की हत्या हुई उसमें भी हमने एक सवाल ले लीजिए, आप दिल पर हाथ रखकर कहिए जी, और स्वयं से पूछिए जी कि 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी ने आपको बढ़ चढ़कर स्वागत किया, 325 सीटें दी, बदले में आप उनको ये कानून व्यवस्था दे रहे हैं, ये ठीक बात है, न्यायोचित है ये? ब्रजेश जी, हम बिल्कुल कानून, अभी बात हो रही थी एनसीआर। आपका मन क्या कहता है कि ठीक है? सुन लीजिए, आप कह दो हाँ ठीक है तो मैं मान बिल्कुल लूंगा। ठीक है। एनसीआरबी के आंकड़ों अच्छा, की ठीक बात है। होती है। अभी हमारे विपक्ष के मित्र कुछ न कुछ एनसीआरबी के आंकड़ों पर अभी किसी ने गिनाया कि 11 चीजों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। भैया, अगर थोड़ा पढ़े लिखे हो, मैं तो नहीं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन 23 करोड़ की आबादी में कितने अपराध हुए हैं और 1 करोड़ की आबादी वाले राज्य में कितने हुए हैं, प्रतिशत भी एक चीज होती है गणित में। ब्रिजेश जी निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश 11 में अगर किसी एक में भी देश में अपराध में नंबर 1 पर होगा तो मैं आपका चैनल पर कह रहा हूं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन इस प्रकार से अर्ध सत्य दिखाना, चाहे वो मीडिया का हो चाहे विपक्ष का हो, यह गलत है। आप अर्ध सत्य मत दिखाइए। ये जो लोग काटे, लगातार लोग दिखाते हैं, ये लोग जो काटे जा रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये सब क्या, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं। चैलेंज दे रहा हूं आपको। हाँ। मैं विपक्ष को भी चैलेंज दे रहा हूं। आप मुझे नहीं चैलेंज दे रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को माखौल उड़ा रहे हैं। आप 23 करोड़ जनता को अपमानित कर रहे हैं, आप 23 करोड़ जनता को चिढ़ा रहे हैं। खराब कानून व्यवस्था के बावजूद आप नौकरी कर रहे हैं, आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस से 68 करोड़ जनता आपसे जवाब चाहती है और आप जवाब के बजाय भ्रम फैलाते हैं, भाई सुन लीजिए, भ्रम फैलाते हैं। आपने कहा कि 68 करोड़ रुपया आपकी पुलिस ने वसूल लिया। एक बात बताइए कि कोरोना संकट काल में लोगों को नियंत्रित करने का क्या उपाय हो सकता है? अगर आप जो दिशा निर्देश है उसका उल्लंघन करेंगे तो आपका जुर्माना अरे नहीं मैं होगा। खुश यह होता बात आप कैसे कहेंगे? अगर आप आज लखीमपुर खीरी के एसपी को सस्पेंड कर देते अरे मैं भाई, प्रसन्न होता। विधानसभा सुन लीजिए, मैं प्रसन्न होता। मैं आपकी तारीफ करता, मैं आपकी तारीफ करता, या फर्जी तरीके आपका नहीं होता। ओके शांत, ओके शांत, ओके ऑलराइट। एक सुधींद्र भदौरिया जी,
सुधींद्र भदौरिया जी, ऑल राइट, शांत, दुर्व्यवहार नहीं। आपके आया था चैनल पे नवीन भाई, एसडीएम की ओके, खबर ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। ओके सुधींद्र भदौरिया जी, आप मुझे बताइए, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और बांदा से लेकर बलिया तक अपराध के जो हालात हैं वो हालात बेकाबू हैं, और सवाल पूछो तो कह रहे हैं कि हमारी तुलना इस राज्य से मत करिए। तो भाई किससे करें? ओके भदौरिया जी बोलिए। ओके, पैमाना क्या आपका है? मुझे नहीं चिढ़ा रहे हो, पैमाना क्या? ये जनता को चिढ़ा रहे हो। 23 करोड़ की आबादी में अगर 1,000 ये जनता को चिढ़ा रहे हो, मुझे नहीं चिढ़ा रहे हो। अगर 1 करोड़ वाले आबादी में अब आप बोलने दोगे भदौरिया जी को? तुलना कर लेंगे। ओके भदौरिया जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये जो जिस तरह से एक बिना रुके टोके बोले चले जा रहे हैं, इनको धीरज से दूसरों की बात अगर ये सुनेंगे तो शायद अपना व्यवस्था को सुधार पाएंगे। ये अभी हम ही पर आरोप लगा रहे थे, किसी का नाम ले रहे थे, कुलदीप सेंगरों की जहां भरमार हो वो हम लोगों पर जो है उंगली उठा रहे हैं। दूसरा, आपने और पूरे देश ने देखा किस तरह से चित्रकूट में नाबालिग वनवासी बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है, ये पूरे देश में दिखाया गया। पूरे नेशनल मीडिया और ऐसे अरे मीडिया ने तो भदौरिया जी वहां तक दिखा दिया, कोरोना काल में कानपुर मासिक का जो बच्चा पॉक्सको एक्ट में पकड़ के आई थी, नवीन जी अपनी बारी में बोलो। नवीन जी शांत, नवीन जी बीच में इंटरप्शन ना करो, बीच में इंटरप्शन मत करो। भदौरिया जी आपके बीच में नहीं बोले ना, आप भदौरिया जी को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है, ये इसका कारण है जब ये पत्रकारों के साथ ये भाषा बोल सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो ये समझ जाइए कि इनकी अब शासन व्यवस्था किस दिशा में जा रही है। ये चौथे स्तंभ को ये कुछ नहीं समझते हैं, ये समझते हैं चौथे स्तंभ को चकनाचूर करके अब इनकी सरकार है। ये जानकर बड़ी खुशी है, ये जानकारी होनी चाहिए, प्लीज इनको ये जानकारी होनी चाहिए। इनसे बड़े बड़े सूरमा प्रधानमंत्री रहे हैं और जनता ने उनको उखाड़ फेंका है। मैंने आपका भी शासन देखा था, उस वक्त भी डर लगता था। मैंने बहन जी का शासन भी देखा है, मैंने शशांक शेखर की दादागिरी भी देखी है, शशांक शेखर की गुंडागर्दी भी मैंने देखी थी। अब तो रहे नहीं, स्वर्गीय हो गए, अब तो जिसकी मृत्यु हो गई उसके बारे में क्या बुरा बोलना। मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि आप यमुना एक्सप्रेस से चलकर बलिया तक चले जाइए। अगर आम जनता ये ना कहे कि कानून व्यवस्था बहन जी की सर्वोपरि थी, तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। जो आपकी जनता को आप लोग क्या बताना चाहते हैं कि आप कानून व्यवस्था अच्छी थी, किसी की विकास व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम गलत है, या उत्तर प्रदेश की जनता गलत है? आप विफल हैं, चौतरफा भारतीय जनता पार्टी विफल है। तो अब ऐसे ओके अब्दुल हफीज गांधी जी, घुसकर एसडीएम घसीट कर दुकानदारों को पीट रहा है, क्या बात कर रहे हैं? थैंक यू भदौरिया जी, थैंक यू। नवीन जी आप शांत रहो, दूसरों को बोलने दो। ओके अब्दुल हफीज गांधी जी, आप मुझे बताइए कि जब ये बात होती है कि साहब एक दिनों में 20-20, 25-25 मर्डर हो रहे हैं, तब हमारे मित्र नवीन जी कहते हैं कि आप दूसरे राज्यों से हमारी तुलना मत करिए, बड़ी आबादी का राज्य है। तो जब ये वोट मांगने आए थे तब ये प्रतिशत नहीं बता रहे थे, अब जब ये खुद इसी काम में फंस गए हैं तो अब कह रहे हैं हमसे प्रतिशत पर बात मत करो। देखिए बड़ा दुखद है जो ये आर्गुमेंट नवीन जी दे रहे हैं, फिर तो ये हर सरकारों पर लागू करता है। फिर आप क्यों उसको इलेक्शन में मुद्दा बनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा? देखिए मैं आपको बताऊं कि एनसीआरबी का डाटा बहुत ऑथेंटिक डाटा होता है, होम मिनिस्ट्री का अंडर में ये डाटा कलेक्ट होता है सारा का सारा, और चूंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, और इसलिए परसेंटेज में वो चीज़ें नापी जाती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि ये प्रदेश आगे है और ये प्रदेश पीछे है। अभी बहुत देखिए नवीन जी क्या है कि एक तो गुस्से में बहुत सारी बातें बोल जा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जहां आपको अच्छी तरह याद होगा कि स्वजातीय डीजीपी लाने के चक्कर में हफ्तों पोस्ट खाली पड़ी रही थी। ओपी सिंह का मसला आपको पता होगा। ये कानून व्यवस्था को नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं क्या स्वजातीय आए या ना आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक श्वेत पत्र लाने के लिए सरकार को कहता हूं कि इस प्रदेश में पूरे थानों में कौन कौन थानेदार हैं, वो किस जाति के थानेदार हैं, इस पर सरकार श्वेत पत्र लेकर आए।
कौन कौन एसएसपी अरे, है, कौन सुन कौन तो लीजिए। ये ओपी सिंह बताए, सबसे सीनियर मोस्ट ये थे। बताए, अगर सीनियर ओपी सिंह सीनियर मोस्ट नहीं थे सी- उत्तर प्रदेश सीनियर कैडर में मोस्ट उस समय, लीजिए, तो आप वेट करेंगे, बताइए, बहुत सारे लोग थे, वेट वो नहीं कर सेंट्रल- रहे थे हम। सेंट्रल- अरे, एक वो सीनियर मोस्ट से उनका मैंने अप्रूवल हुआ आपको था, शांति केंद्र से से सुना, उनका छूट मुझे गया। भी हाँ, आप बिल्कुल, सुन बोलिए, लीजिए। बोलिए। मैं देखिए, आप सवालों को मत दबाइए। नहीं, सवाल नहीं दबा रहे हैं। नवीन जी आप सुनिए, माहिर हैं, नवीन जी सुनिए। सवाल को काट कर मीडिया रहा पर हूं मैं। सवाल नवीन जी उठाने में माहिर हैं, आप जो है मीडिया पर केस करने में माहिर हैं, लेकिन विपक्ष को आप इस तरह से नहीं घेर सकते। अरे, हम विपक्ष सवाल जोगिंदर सिंह की उठाएगा, तरह किसी को ये जिंदा हमारी तो नहीं न जला रहे संवैधानिक हैं। जिम्मेदारी है। आपकी सरकार अरे, में जिस प्रकार आप से हुआ देखिए था, किस तरह से विकास दुबे में आपने किया। शाहजहांपुर में जिस 3.5 प्रकार साल हो थैंक गए, यू, सरकार ऑलराइट, सरकारों को ओके, जिम्मेदार ठहराते हैं। दीपक सिंह जी को साढ़े स्क्रीन तीन पे लाया साल जाए। के खिलाफ ओके, सरकारों को थैंक यू, जिम्मेदार क्या थैंक बात यू, करेंगे? थैंक यू, नकारा है ये सरकार। ओके, दीपक सिंह 3.5 जी, साल हो गए थैंक यू, पिछली सरकारों को ओके, जिम्मेदार गांधी जी ठहराते हैं शुक्रिया आप आपका। ऑर्डर के लिए। ओके, दीपक सिंह जी, मैं रतन आपसे सिंह समझना ने चाहता हूं पहले भी अपनी मौत कि की आशंका जताई थी बलिया में। खराब कानून क्यों नहीं व्यवस्था एक्शन की लिया गया? स्वीकारोक्ति क्यों नहीं सुरक्षा करने दी के गई? बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय 23 करोड़ जनता को चिढ़ा रहे हैं। देखिए, उनका स्वभाव नहीं है। जब छात्र पढ़ाई में फेल हो जाता है तो बहाने हालांकि मुझे करता उनके है, साथ रोता सिंपैथी है। चिल्लाता अभी है, बीजेपी की जो लड़ता लिस्ट आई है पदाधिकारियों भारतीय जनता की, पार्टी के कायस्थ लोग वही समाज काम से कर रहे कोई हैं। नहीं है, उसमें जहां मुझे एक तरफ सिंपैथी है। पुलिस वसूली इनके कर साथ रही पूरी है, सिंपैथी है वही मुझे। नहीं बताती। कानपुर की संजीता यादव अपहरण कांड में पुलिस के सामने से 30 लाख का बैग लेकर कैसे अपराधी फरार हो गए। मोटर व्हीकल एक्ट में जो नियम नहीं लागू हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस कलेक्टर हो गई है, देश की आम जनता से वसूली कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली कर रहे हैं, सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, इनके अधिकारी ताली थाली बजा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सशक्त रैली निकाल रहे हैं, उनसे वसूली नहीं की जाती है। और अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने भी कहा सिंगल मर्डर तो अब चीज नहीं रह गई है। जिस तरह से नेताओं की गाड़ियां चलती हैं 3-3, 4-4 बार दिखाई पड़ती हैं, उस तरह से उत्तर ओके, प्रदेश एमएच की खान साहब को भारतीय स्क्रीन जनता पे लाया जाए। पार्टी थैंक यू दीपक जी, थैंक अपराध यू, हो गया है। थैंक यू अरे दीपक आपकी जी। सरकार ओके, में थैंक यू, तो हजार ऑल राइट, की बात दोनों लोग की आवाज डाउन, इसको भी जरा ओके, याद डाउन, करेंगे। ओके, आपकी ऑल राइट, सरकार एमएच खान साहब, भागल- खान साहब देखिए, जनता से वसूली हो रही है, पुलिस कर रही है, 68 करोड़ रुपया इन्होंने चालान काट के मास्क और गाड़ी का वसूल लिया। अपराधी जनता को काटे दे रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, डकैती हो रही है, अपहरण बलात्कार हो रहे हैं, उसको रोकने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनता की आवाज उठाने के बाद आपको नवीन जी ने ये कहा कि आप बचे हुए हो, नवीन जी को आपसे आप चिंता मत करो, ये मैं हर खतरनाक चीज का बात है, सबूत ये रखकर बात खतरनाक करता चलन हूँ, है। एविडेंस ये हर चीज का खतरनाक रखता चलन हूँ। है। नहीं, ये खतरनाक चलन है जी सर जी, ये खतरनाक खान चलन है। साहब, ये कहां देश एक में मिनट, मारा नवीन जी, जाएगा, बोल लेने मत दीजिए, करिए, आप बोल लेने सुन दीजिए। नहीं रहे हैं, मत बोलिए। मैं इनको माफी मैंने मांगना ये कहा चाहिए, कि ब्रजेश जी इनको से ज्यादा माफी मांगना कोई दिक्कत है, चाहिए इनको कोई कि दिक्कत आप हुई बचे क्या? हुए हो। लेकिन ये आप सत्य क्या कलाकार है हैं। कि आप जिस बचे तरह से हुए हो, बहुजन समाजवादी ऐसे सब पार्टी बोलते हैं के ये। 54 मेंबर आप के आप कमाल यहाँ पे करते हो, बैठे हो आप राजनीतिक चिल्लाने से एक्सपर्ट काम के नहीं रूप चलेगा। में, तो जो आदमी अपनी पहचान छिपा के बैठा हो क्या बात करेगा? हाँ, बोलिए, बोलिए, आप बात बोलिए। को twist खान मत साहब, करिए। बोलिए आप। अश्वत्थामा मारा गया, नरवा कुंजल मत करिए। मैंने ब्रजेश मैं जी को इस ये देश कहा का नागरिक कि हूं, ब्रजेश नवीन जी आप श्रीवास्तव, सबसे सुन लो, ज्यादा कान चलाते खोल हैं के। ऐसी खबरों को, तुम हिंदू लेकिन आपको मैथोलॉजी कहीं में दिक्कत तुम नहीं है। हिंदुस्तान में और नहीं पाए आप जाते हो। ऐसे छद में हिंदुस्तान में राजनीतिक हिंदू जो मैथोलॉजी में राजनीतिक दल से श्रीवास्तव जुड़े हुए लोग व्यक्ति पहले जाते हैं, को जो सुन लो चैनल ना, पर अपनी राजनीतिक हकीकत सुन एक्सपर्ट लो। पर बैठा है, अपना चेहरा आप देखो अपने को पहले। देखिए पहले। अपना नहीं, चेहरा आप उनकी देखो। जाति पर अपने टिप्पणी मत देखो। करिए, नहीं, आप उनकी फर्जी जाति आदमी पर हैं। टिप्पणी, आप अपनी पहचान छुपा के चैनल बैठे हैं। आप बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप उसके बैठिए। समझ लो क्या हो। आप नहीं, नहीं, औकात की बात मत करिए, औकात, औकात। प्रज्ञा के नाम पे बैठिए, मामूली क्यों आदमी पहचान भी छुपा के आवाज उठा बैठे सकता हैं? है। अरे, जो पहचान छुपा के मत बैठिए, अपनी पहचान मत छुपाइए। आप एक मामूली आदमी की आवाज नहीं सुन आप सकते हो। अपनी पहचान क्यों आप छुपाए होगा। हैं? आप आपकी बसपा औकात के क्या है, चिंतक बताइए। मंच में बैठिए। आप बताइए ना, जो आदमी अपनी आप पहचान हिंदू छिपा के व्यवस्था बैठा है, में उसकी खड़ा बात हो। को कौन बताओ सुनेगा? आप, तुम्हारी औकात अरे औकात तुम्हारी पूछ क्या रहे है? हो। मैं तुम्हारी औकात औकात तुम्हारी पूछ क्या रहा है? हूँ। बात करोगे? मेरी औकात पूछ रहे हो। फर्जी मैं आदमी, तुम्हारी औकात पूछ फर्जी रहा हूँ। आदमी हो तुम। बड़े व्यवस्था में तुम्हारी क्या तुम्हारा औकात नाम ही है? नहीं कहीं है। तुम हो कहाँ? तुम क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? बंद कराओगे क्या? बंद कराओगे क्या? शिखंडी हो पुलिस से बंद कराओगे? शिखंडी हो तुम। बंद कराओगे? औकात हो तो बंद करा के शिखंडी हो दिखाओ। तुम। औकात हो तो पहचान बंद छिपा के करा के बैठे हो दिखाओ। तुम। तुम इस तरह से भाषा पहचान मत छिपा के बैठा हो, इस तरह से खाओ। भाषा कैसे बात अपनी करोगे? पहचान छिपा के पत्रकारों बैठे को हो। धमकाओगे, शिखंडी हो तुम। मजलूमों को धमकाओगे, शिखंडी हो तुम। हरिजन को मार करोगे, शिखंडी हो, तमाम लोगों को शिखंडी। डांटोगे। शिखंडी औकात की हो। बात
जो पर्दे के पीछे से वार करता है। साइकिल पे चलते तुम बसपा के समर्थक हो, बसपा के नाम पे बैठो। साइकिल पे तुम चलते तुम राजनीतिक कैसे बैठ गए? तुम साइकिल पे चलते फर्जी आदमी, आज 4 शिखंडी। गाड़ियों पे चल रहे हो, आज 4 गाड़ियों पे चल रहे हो तुम। फर्जी आदमी, शिखंडी हो तुम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्जी हो, ना लड़िए मत, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं।
आप मेरे चैनल पर आए, आप सब दोनों सम्मानित अतिथि हैं, कृपया शांत हो जाएं, गुस्सा ना करें। भाई चतुर्वेदी जी, आप मुझे बताइए कि हम क्राइम कंट्रोल कैसे करें? क्या पुलिस की प्राथमिकता चालान काटना है या फिर अपराधियों को पकड़ना है? देखिए ब्रिजेश जी, मैंने जैसे कहा कि हमको अपने तीनों एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें प्रिवेंशन के पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें डिटेक्शन पे देना है, हमें प्रोसिक्यूशन पे देना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अधिकारियों को पब्लिक ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ऊपर न देखें बल्कि आपके नीचे जो हैं उनको देखें। आज की तारीख में एसपी से कौन मिलेगा ये उसका पीआरओ तय करता है, स्टेनो करता है। कप्तान साहब, अगर आप पुलिस की नौकरी में आए हैं, आप ऑप्ट करके आए हैं, आपको 24 घंटे पब्लिक के लिए उपलब्ध रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम शाम को 6 बजे के बाद नहीं मिलेंगे, 8 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। आपका टेलीफोन ड्यूटी नहीं बताएगा कि कप्तान साहब बात नहीं करेंगे। आप स्टेशन अफसर से मिल पाना, स्टेशन अफसर को ढूंढ पाना एक आम आदमी के लिए आज भी दुरूह है, उसी तरह से जैसे अंग्रेजों ब्रिटिश पीरियड में था। तो अधिकारियों को पब्लिक ओरिएंटेड होना पड़ेगा और कप्तान और जिला स्तर के फील्ड ऑफिसर्स को तो बिल्कुल खुले दरवाजे बैठना पड़ेगा कि जो चाहे जब चाहे मिल सकता है। और जब आप पब्लिक से मिलेंगे तो आपको पब्लिक की नब्ज पता चलेगी, क्या हो रहा है वास्तव में। और अगर आप किसी क्लोज कंपार्टमेंट में रहेंगे तो सिर्फ आप वही सुन पाएंगे जो आपको सुनाया जाएगा। अब इतना सब कुछ करने के लिए कोई आईपीएस थोड़ी बनता है ओरिएंटेड होना पड़ेगा। चतुर्वेदी जी क्षमा करें, इतना करने के लिए कोई आईपीएस थोड़ी नहीं बनता है। नहीं साहब, बहुत बने हैं साहब, अभी भी 5-7-10% ऐसे हैं, 5-7% बचे हैं मतलब। हाँ ये जरूर है। हाँ, तो अब 400 का कैडर है इस समय, तो 400 में मतलब 20-22 होंगे सिर्फ। ब्रिजेश जी, जो हमारे रेंज और जोन में बैठे लोग हैं उनको ये कराना पड़ेगा। हर चीज मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, डीजीपी के। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान और शिष्टाचार का भाव भी रखें। आप सब चैनल पर सम्मानित मेहमान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, वाकई में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संकट के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय दोषी पुलिस अधिकारियों को बचाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। और एक गलत परिपाटी इन दिनों उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, लीपापोती। हर घटना को मिनिमाइज करने की कोशिश और घटना के कारणों करके पुलिस गुमराह करने की कोशिश करती है। और हैरानी की बात यह है कि अब तक तो ये पुलिस ये काम करती थी, लेकिन इन दिनों सरकार यही काम करने लगी है। पुलिस की प्रवक्ता खुद सरकार बन गई है। ऐसा पिछली सरकारों में कभी नहीं देखा गया था कि पुलिस का बचाव करने सरकार खुद आए और पुलिस से पहले सरकार स्टेटमेंट जारी करने लगे लीपापोती के। ऐसे उदाहरण कम मिले हैं, लेकिन इन दिनों यही हो रहा है। शायद यही कारण है कि फील्ड में तैनात पुलिस वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि घटना कुछ भी जाए, उनका कुछ नहीं होना, सरकार खुद मैनेज करेगी, चाहे मीडिया मैनेज करे और चाहे वो जनता को मैनेज करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोरोना बहुत फैला है, मास्क जरूर लगाइए। धन्यवाद, नमस्कार।